8वीं कक्षा के इतिहास विषय के प्रथम चैप्टर का ये अंतिम वीडियो है। और स्टूडेंट्स, आप जैसा कि देख रहे हैं, इसमें वीडियो क्रमांक 5 दर्ज है और इसमें ये भी दर्ज है कि ये इतिहास विषय का है और इसमें चैप्टर नंबर 1 दर्ज है। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 पे इसके पहले कुल 4 वीडियो पहले भी जारी हो चुके हैं, तो उसी क्रम में मैं ये 5वां वीडियो आपके समक्ष जारी कर रहा हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पहले आपको कहा था कि सिर्फ हमें इतिहास विषय को पढ़ना ही नहीं है, बल्कि इसके प्रति हमें रुचि उत्पन्न करना है। प्रत्येक बच्चा जब इतिहास विषय में रुचि लेना उत्पन्न करेगा, वो खुद से पाठ्य वस्तु को पढ़ना शुरू करेगा। यदि वो पाठ्य पुस्तक को पढ़ेगा तो निश्चित रूप से इस वीडियो की उपयोगिता भी सिद्ध होगी। तो मैं बार बार इस बात को मैं दोहराता हूँ स्टूडेंट्स, कि आप लोग जब भी इतिहास विषय के इस वीडियो को देखें, मेरे सीरीज के किसी भी वीडियो को देखें, तो आप साथ में पाठ्य पुस्तक को भी सामने रख लें और दोनों को आप एक साथ फॉलो करें, तब आपको आपकी समझ जो है वो बेहतर विकसित होगी। स्टूडेंट्स, आपके इतिहास पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 7, जो कि चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है, उसमें आप एक खंड देखिए, राइट हैंड साइड, दाहिने साइड, आधुनिक ऐतिहासिक स्रोत। तो अभी फिलहाल हम लोग इसी पे फोकस करेंगे, जिसका नाम है आधुनिक ऐतिहासिक स्रोत, जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे सोर्सेस डू हिस्टोरियंस यूज। इसका मतलब ये हुआ कि जो इतिहासकार इतिहास लिखते हैं, तो इतिहास लिखने के क्रम में वे किन किन स्रोतों को इतिहास लिखने में प्रयोग में लाते हैं। तो यही है आज हमारा केंद्र बिंदु और इसी पे हम आज फोकस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पाठ में प्रयुक्त कुछ शब्दावली के अर्थ। तो कोई भी चैप्टर जब हम लोग पढ़ते हैं तो कुछ खास शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ यदि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में वो विषय को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं। तो मैं प्रयास करता हूं प्रत्येक चैप्टर में कुछ ऐसे शब्दों को जो स्टूडेंट्स पहले ही जान लें, तो इससे उनको पाठ को समझने में सहजता होती है। तो पहला शब्द है स्टूडेंट्स किले। ये किला शब्द का जो है वो बहुवचन है। इसको अंग्रेजी में हम फोर्ट या फोर्ट्रेस बोलते हैं। फोर्ट जब बड़ा किला होता है तब उसे किला कहेंगे, अंग्रेजी में फोर्ट कहेंगे, और जब वो छोटे आकार का होता है तो उसे हम फोर्ट्रेस कहते हैं, और संस्कृत में इसको कहा जाता है दुर्ग। ठीक है, तो इसको आप यूं समझिए कि पहले के समय में या मध्य युग में जो राजा महाराजाओं के द्वारा, मुगल शासकों के द्वारा या और भी सुल्तानों के द्वारा जो अपने रहने के स्थान के लिए और सुरक्षा की दृष्टि से ऊंची ऊंची दीवारों के बीच जो महल बनाए जाते थे, तो उसकी प्रकृति कुछ इस प्रकार होती थी कि उसमें बाहरी लोगों का प्रवेश नहीं हो पाए। जैसे स्टूडेंट्स, वो जो पहले के समय में किले बनते थे, वे किले या तो किसी पहाड़ी के ऊपर बनाए जाते थे या तो किसी नदी के किनारे बनाया जाता था, और कुछ उदाहरण भारत में भी 1-2 उदाहरण ऐसा है कि कुछ किले जो हैं वो ठीक समंदर के बीच भी बनाए गए हैं। तो ये जो किले हैं, ये किला वास्तव में राजाओं के रहने का स्थान, सैनिकों के रहने का सुरक्षित स्थान, और जो भी राजा से संबंधित जो भी सामग्री
या उससे सैन्य सामान इत्यादि रखने का जो स्थान होता था उसको हम लोग कहेंगे किला। नेक्स्ट देखिए है मकबरा। मकबरा स्टूडेंट्स ये अरबी शब्द है, इसको अंग्रेजी में हम लोग मौसोलियम कहते हैं। तो वास्तव में यदि कोई राजा या कोई बादशाह जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो मृत्यु होने के पश्चात उनको जो दफन करने का जो स्थान है और दफन करने के उपरांत उसके ऊपर एक बड़ा सा महल नुमा आकृति जो बनता था उसको हम लोग कहते हैं मकबरा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए एक शब्द है आपके लिए शिलालेख। तो शिलालेख शब्द जो है इसका प्रयोग हम लोगों ने छठी कक्षा में किया है और छठी कक्षा में इतिहास पढ़ते वक्त शिलालेख का जो वर्णन है कई बार आया है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग इंस्क्रिप्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स, जब कभी भी शिलालेख की बात आती है तो हम लोग सम्राट अशोक का जो शिलालेख है उसे हम लोग नहीं भूल पाते हैं। तो आज समूचे भारत में उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम कई ऐसे स्थान हैं जहां की हम लोग अशोक के शिलालेख को देखते हैं। अशोक के कई शिलालेख जो हैं वो सम्राट अशोक के कई शिलालेख जो हैं आज वर्तमान जो पाकिस्तान है, मतलब अविभाजित भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर भी है। स्टूडेंट्स, अगला शब्द देखिए पांडुलिपियां। पांडुलिपि शब्द का ये बहुवचन है पांडुलिपियां, जिसको अंग्रेजी में लिखा हुआ है मैन्यूस्क्रिप्ट। ये उस प्रकार के ग्रंथ हैं, ये उस प्रकार का लिखित सामग्री है जिसको कि हाथ से लिखा गया था और ये आज भी उपलब्ध हैं। तो इन्हें हम कहते हैं पांडुलिपि, मतलब हाथ से लिखी हुई सामग्री। तो आज जैसा कि हम लोग देखते हैं कि आज जो भी पुस्तकें हैं बाजार में उपलब्ध सब छपी छपाई मिलती है, लेकिन पहले के समय में ये छपी छपाई पुस्तकों की हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ये सारी किताबें हाथ से लिखी जाती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली शब्दावली देखिए विदेशी यात्रियों की कृतियां, क्रिएशन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। स्टूडेंट्स, फॉरेन ट्रैवलर्स से यहां पे अर्थ आप लगाएंगे कि वे सभी ट्रैवलर्स जो कि इतिहास में भारत आए थे, वे सभी यात्री जो विगत हजारों वर्षों के इतिहास में भारत आए और यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की सभ्यता को समझे और उसके आधार पर उन्होंने या तो कुछ किताबें लिखी या अपने अनुभव लिखे जो कि आज भी उपलब्ध है। तो ये चीजें कहलाती हैं क्या? विदेशी यात्रियों की कृतियां। ठीक है स्टूडेंट्स, आप 6वें नंबर पर जो शब्द देख रहे हैं सरकारी रिकॉर्ड्स और 7वें नंबर पर अभिलेखागार, तो देखिए इसका जो संबंध है वो ब्रिटिश सरकार के समय से है। ये मुगलों के जमाने में या उसके पहले राजा महाराजाओं के जमाने में सरकारी रिकॉर्ड्स को, सरकारी प्रतिवेदनों को लिख कर रखने की कोई विशेष परंपरा नहीं थी। तो जब से ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई तो जो ब्रिटिश शासक हुए, इन लोगों ने सरकारी दस्तावेजों को संरक्षित करके रखना आरंभ किया। तो इसको जहां पे संरक्षित करके रखा जाता है उस स्थान को हम लोग कहते हैं अभिलेखागार। ठीक है, इसको हम लोग अंग्रेजी में आर्काइव कहते हैं। और जिन दस्तावेजों को रखा जाता है उसको हम लोग कहते हैं सरकारी रिकॉर्ड्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, सरकारी रिकॉर्ड्स भी जो हैं वो एक प्रकार से इतिहास को समझने का एक बहुत बड़ा स्रोत होता है।
स्टूडेंट्स 8वें नंबर पर देखिए, आपके सामने एक शब्द लिखा हुआ है सुलेख नवीस। ठीक है, इसके आगे अंग्रेजी में लिखा हुआ है कैलीग्राफिस्ट। स्टूडेंट्स, ये कला है जिसे हम लोग कहते हैं कैलीग्राफी। तो चूंकि आज जो है वो जेरोक्स मशीन आपके पास उपलब्ध है, आप अपने किसी भी सर्टिफिकेट को जब भी आप चाहते हैं तो उसको आप एक और कॉपी में तब्दील कर देते हैं और हूबहू और एक कॉपी, एक और प्रति बनकर तैयार हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, पहले के ज़माने में ये चीज़ संभव नहीं था। तो जो महत्वपूर्ण दस्तावेज होते थे, जो महत्वपूर्ण किताबें होती थी, उनको अच्छे अक्षरों में, साफ और स्पष्ट सुंदर अक्षरों में लिखने वाले कुछ लोग होते थे। ये एक प्रकार का पेशा है ये। ठीक है, तो ऐसे लोग जो सुंदर अक्षरों में किसी सामग्री को लिखते हैं, किसी पुस्तक को लिखते हैं, तो ऐसे लोग कैलीग्राफिस्ट कहलाते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं सुलेख नवीस। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके सामने और एक शब्द है रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करना। चलिए, अब ये बहुत अच्छी बात हुई हमारे लिए, सारी दुनिया के लिए, कि हम लोग अब रिकॉर्ड को डिजिटलाइज कर रहे हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। स्टूडेंट्स, हम आज किसी भी दस्तावेज को जो है डिजिटलाइज करके उसको हम सॉफ्ट फॉर्म में हम उसको इंटरनेट पे रख सकते हैं, और ये चीज़ रखी जा रही है। चाहे वो भूमि का दस्तावेज हो, कोई सर्टिफिकेट हो, कोई इम्पोर्टेंट दस्तावेज हो, या कोई पुस्तक ही क्यों ना हो, सारी पुस्तकें भी अब डिजिटलाइज की जा रही हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे युग बदलता है, जैसे जैसे विज्ञान का विकास होता है, विज्ञान अपने आगे की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे नई नई चीज़ें हमको देखने को मिलती है। तो एक समय प्रिंट मीडिया एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि उसको सुलेख नवीसों से ना लिखवा कर हम लोग प्रिंट करवा लेते थे मशीन में, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था। लेकिन उससे भी आगे बढ़कर अब क्या हुआ कि अब हम लोग रिकॉर्ड को डिजिटलाइज कर पा रहे हैं। तो यहाँ तक समझ गए होंगे स्टूडेंट्स आप लोग। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम कुछ और विस्तार में चलते हैं। तो सबसे पहले हमने किले की बात की। स्टूडेंट्स, आप पेज नंबर 7 पे फोकस कीजिएगा। देखिए, कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पाठ्य पुस्तक पे भी ध्यान रखना है, और साथ में जो मैं समझा रहा हूँ उस पर भी आपको फोकस करना है। तो देखिए, पेज नंबर 7 में लिखता है क्या, हमारी नज़र जिधर उठती है हमें ऐतिहासिक स्रोतों की भरमार नज़र आती है। बिल्कुल सही बात है। हम जिस ओर भी देखेंगे हमें कुछ न कुछ ऐतिहासिक स्रोत जरूर नज़र आएंगे। किले, मकबरे, शिलालेख। अब देखिए, अब सारे शब्द आपके सुने हुए हैं। आप किला भी जानते हैं, मकबरा भी जानते हैं, शिलालेख भी जानते हैं, विदेशी यात्रियों की कृतियां भी आप जानते हैं, पांडुलिपियां, मूर्तियां बड़ी संख्या में मौजूद हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने अपने शासन के दौरान सरकारी रिकॉर्ड रखने की परंपरा की शुरुआत की। यह बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही सबसे पहले सरकारी दस्तावेजों को संरक्षित रखने की परंपरा की शुरुआत की। इतिहासकारों के लिए यह सरकारी रिकॉर्ड उस युग की जानकारी प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम है। इसका मतलब है कि हम ब्रिटिश शासन के इतिहास को यदि हम समझना चाहेंगे, लिखना चाहेंगे, तो हम जो भी सरकारी रिकॉर्ड है जो उपलब्ध, उसके माध्यम से हम बहुत कुछ जान सकते हैं। उनका तर्क था कि चीज़ों को लिखना बहुत जरूरी है। किनका तर्क था? अंग्रेजों का। उन्होंने प्रत्येक निर्देश, योजना, नीतिगत फैसले, सहमति और जांच की परिभाषाओं को स्पष्ट रूप से लिखना आरंभ किया। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, उन्होंने प्रत्येक निर्देश, जो भी निर्देश जारी होते थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा, योजना यानी जो भी प्लानिंग बनती थी,
नीतिगत फैसले माने जो भी पॉलिसियां बनती थी, और यदि कोई जांच रिपोर्ट होता था या किसी तरह का कोई दस्तावेज होता था, कोई एक्ट बनता था, कोई कानून बनता था, तो ये सारी चीजें उसको ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, उसको संरक्षित रखने की परंपरा की शुरुआत की थी। ठीक है। स्टूडेंट्स आगे देखिएगा पेज नंबर 8 पे। अंग्रेजों ने इन सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी समझा। इसके लिए उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनवाए। स्टूडेंट्स, आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, ब्लॉक स्तर से लेकर अनुमंडल स्तर, अनुमंडल स्तर से जिला स्तर, या जिला स्तर से आप ऊपर राज्य स्तर, कहीं भी आप चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर जगह जो है अभिलेखागार बना हुआ है। स्टूडेंट्स, इनको हम लोग कहते हैं रिकॉर्ड रूम। क्या कहते हैं? रिकॉर्ड रूम। यदि किसी व्यक्ति को यदि अपना जमीन का दस्तावेज चाहिए काफी पुराना, तो कहाँ मिलेगा? वो रिकॉर्ड रूम में मिलेगा। ठीक है। तो जब हम इन पुराने दस्तावेजों को पलटते हैं तो देखते हैं कि हमें बहुत सारी ऐतिहासिक बातों की जानकारियां होती है। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी स्थापित किए गए। स्टूडेंट्स, एक और शब्द यहाँ पे आया, संग्रहालय। संग्रहालय मतलब म्यूजियम। तो म्यूजियम में भी जो है दस्तावेजों को संरक्षित करने की परंपरा है, और ये परंपरा शुरू हुई है ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय से। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ का मतलब हुआ 1801 से लेकर के, आप शुरुआत के वर्ष को देखिए, 1802, 1803, 1805, 10, 15, 20, 25, 30, ये सब हुआ 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में। ठीक है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं, यानी कि वे सारे दस्तावेज आज भी सुरक्षित हैं। जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट को पढ़ा जा सकता है। बड़े अधिकारियों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझावों को भी देखा जा सकता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में इन दस्तावेजों की नकलें सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी, जिन्हें खुशनवीसी के विशेषज्ञ लिखते थे। स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही बता दिया है, उनको या तो हम खुशनवीस बोलते थे या सुलेख नवीस बोलते थे, जो कि किसी भी डॉक्यूमेंट का, किसी भी दस्तावेज का और एक प्रति तैयार करते थे, और भी प्रतियां तैयार करते थे, और वो भी काफी सुंदर तरीके से। ठीक है। स्टूडेंट्स, एक बात और मैं बता दूं कि इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि अंग्रेजों ने पहले अपने राजधानी कलकत्ता को बनाई थी, और बाद में लॉर्ड हार्डिंग के ज़माने में उसको दिल्ली शिफ्ट किया गया था, और दिल्ली शिफ्ट करने के बाद बहुत सारे भवन बनाए गए। तो आज का जो आप संसद भवन देख रहे हैं, या राष्ट्रपति भवन देख रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग देख रहे हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो ये दिल्ली जब राजधानी बनी तब वो सब बनाया गया था। तो उसी समय एक और महत्वपूर्ण चीज बनाया गया था स्टूडेंट्स, जिसकी चर्चा बहुत कम होती है और बहुत सारे स्टूडेंट उसको नहीं समझ पाते हैं। तो देखिए पेज नंबर 8 पे सबसे लास्ट लाइन में है, ब्रिटिश काल में जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार को वायसराय के निवास स्थान के नजदीक बनाया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि अंग्रेज इन दोनों संस्थानों को कितना महत्वपूर्ण मानते थे, यानी कि जो भी रिकॉर्ड था, जो भी दस्तावेज थे, उन दस्तावेजों को रखने के लिए नेशनल आर्काइव बनाया गया था। और नेशनल आर्काइव कहाँ पे था? जहां पे वायसराय का निवास स्थान था, उसके ठीक निकट। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वह स्थान जिसको हम लोग नेशनल आर्काइव कहते हैं, राष्ट्रीय संग्रहालय कहते हैं, वो कितना महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, अभी देखिए आपके समक्ष जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये
नेशनल आर्काइव्स की तस्वीर है। यही वो भवन है जिसमें ब्रिटिश सरकार ने दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए बनवाया था। और ये कब बना था? जब दिल्ली हमारे देश की राजधानी बनी उसके पश्चात। ठीक है, देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये राष्ट्रीय अभिलेखागार का ये लोगो है। देखिए, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, ऊपर लिखा है स्पष्ट अक्षरों में राष्ट्रीय अभिलेखागार। तो स्टूडेंट्स, फिर से एक बार आपको बता दूं कि हम लोग जो हैं वो चर्चा कर रहे हैं इतिहास के स्रोतों को जानने का, कि जो इतिहासकार इतिहास लिखते हैं तो किन स्रोतों को उपयोग में लाते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, किले। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि किले जो हैं वो राजा महाराजाओं के रहने का स्थान जो काफी मजबूत बनाया जाता था और उसकी एक घेराबंदी होती थी, उसको हम लोग किला कहते थे। तो स्टूडेंट्स, यदि हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि समूचे भारत में लगभग 1000 से भी अधिक किले हैं। और इन 1000 से भी अधिक किलों में 2 किले ऐसे हैं जिसको कि यूनेस्को ने जो है वो विश्व विरासत में शामिल किया है। वे 2 किले हैं, दिल्ली का लाल किला और दूसरा है आगरे का किला। ठीक है, और ये जो किले हैं स्टूडेंट्स, या तो पहाड़ी के ऊपर बनते थे, या मरुभूमि में बनते थे, नदी के किनारे बनते थे, या समंदर के बीचों बीच भी हो सकते थे। स्टूडेंट्स, किलों के महत्व को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री ध्वज जो फहराते हैं तो वो लाल किले के प्राचीर से ही ये झंडा फहराया जाता है। ठीक है, तो आप किले का महत्व को आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इन किलों में और भी बहुत सारे किले हैं, जैसे कि अंबर फोर्ट है मेहरानगढ़ का, जैसलमेर का किला है, उसी तरह से चित्तौड़गढ़ का किला है। देखिए, स्क्रीन पे आपको कुछ कुछ किलों की ये तस्वीर आपको दिख रही होगी, आप देख सकते हैं। देखिए, ये है आपका लाल किला। देखिए, जहाँ पे हमने फोकस किया ये लाल किला है, और ये इसके नीचे ये देखिए, ये है आपका आगरे का किला। ठीक है, ये किलों की तस्वीर है। ठीक है, और महाराष्ट्र राज्य में रायगढ़ जिले से करीब 135 किलोमीटर की दूरी पर जंजीरा का एक किला है जो कि समंदर के अंदर है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इसको जो है यूट्यूब पे देखने का प्रयास कीजिएगा, कि उसका वीडियो भी यूट्यूब पे उपलब्ध है, तो आप उसको आप देख सकेंगे लाइव। स्टूडेंट्स, इतिहास को समझने का जो दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है वो है हमारा मकबरा। तो देखिए, यहाँ कुछ मकबरों की तस्वीर है। ये प्रथम में देखिए, ये हुमायूं का मकबरा है, ये तो ताजमहल है। ठीक है, ये सफदरजंग का मकबरा है, ये बीबी का मकबरा, ये औरंगाबाद जो है महाराष्ट्र में है। ठीक है, इधर देखिए ये गोल गुंबज बीजापुर का। ठीक है, ये अहमदनगर का, ये सारे मकबरे हैं। इसमें से कुछ सही स्थिति में हैं, कुछ सही स्थिति में नहीं भी हैं, लेकिन इतिहास को जानने का बहुत बड़ा स्रोत है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। देखिए, मकबरे, मौसोलियम। ठीक है, ये राजाओं की कब्रें हैं जिन पर भव्य इमारतें बनी होती है। जैसे ताजमहल, वो कहाँ है? आगरा में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? वो दिल्ली में है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? वो सासाराम बिहार में है। गोल गुंबज कहाँ पे है? ये बीजापुर में है। ये मकबरे इतिहास की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। स्टूडेंट्स, मैं कैलीग्राफी की बात कर रहा था ना, खुशनवीसी की बात कर रहा था। ये देखिए, लिखावटें कितनी बेहतरीन भी हो सकती है। ठीक है,
देख रहे हैं अलग अलग भाषाओं में कैसे लिखा गया है ये। तो यही है कैलीग्राफिस्ट का काम, और इसे हम कहेंगे कैलीग्राफी। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पहले बताया कि बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स जो हैं वो भारत में आए थे। तो इन फॉरेन ट्रैवलर्स में सबसे पहला नाम आता है स्टूडेंट्स मेगास्थनीज का। ये कहाँ से आए थे? ये यूनान से आए थे, जिसको हम लोग ग्रीस कहते हैं। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में आए थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? ये सम्राट अशोक के ग्रैंडफादर थे। ठीक है, तो इन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसको हम लोग कहते हैं इंडिका। ठीक है, उस किताब के माध्यम से हम उस जमाने के जो मौर्य शासक हैं वो कैसे शासन करते थे और उस समय की भारतीय परिस्थितियां कैसी थी उसकी जानकारी हम लोगों को मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आपने इब्न बतूता का नाम सुना है? ये इब्न बतूता हैं। ठीक है, ये 1333 में जो हैं वो दिल्ली आए थे। ठीक है, उस समय जो है दिल्ली के जो सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक। तो स्टूडेंट्स ये बहुत लंबे समय तक भारत में रह गए थे और इन्होंने अरबी भाषा में एक पुस्तक भी लिखी जो उस समय के भारतीय समाज के बारे में, भारतीय शासन के बारे में काफी कुछ उसमें वर्णित है। स्टूडेंट्स, इस तस्वीर को आप नहीं भूले होंगे। ये जो तस्वीर है वो वेनसांग की है। ठीक है, ये चाइना से आए थे, चीन से आए थे, और ये कब आए थे? वो हर्षवर्धन के जमाने में भारत आए थे। ठीक है, और ये लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहे थे और यहाँ रहने के पश्चात ये अपने देश में जाकर भारत के बारे में काफी कुछ उन्होंने जो कुछ लिखा था उसका प्रचार प्रसार किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए लेफ्ट हैंड साइड अपने बाएं हाथ की ओर वास्को डी गामा, ठीक है, मार्को पोलो, इब्न बतूता। ठीक है, ये वास्को डी गामा जो हैं ये पुर्तगाल से भारत आए थे। ठीक है, ये 1498 में भारत आए थे। स्टूडेंट्स देखिए विदेशी यात्रियों में इनका भी नाम आता है। ये फ्रांस से आए थे, जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर, ट्रैवलर्स इन इंडिया। तो बहुत सारे ऐसे फॉरेन टूरिस्ट थे, ट्रैवलर्स थे जो कि भारत आए, वर्षों तक भारत में रहे। और स्टूडेंट्स उस समय भारत आना कोई आसान काम नहीं था, बावजूद उसके ये भारत आए और आने के पश्चात यहाँ का ज्ञान अपने देश में लेकर गए और यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था या यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था या जो कुछ भी है उसको उन्होंने अपनी समीक्षा में लिखा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए ये मैन्यूस्क्रिप्ट है। ठीक है, ये हाथ से लिखी हुई सामग्री है। ठीक है, ये सब भी इतिहास को समझने का स्रोत है। देखिए ये सैकड़ों वर्ष पुरानी ये जो है हाथ की लिखी हुई पांडुलिपि है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आप समझ गए होंगे कि इतिहास के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं और किस प्रकार इतिहास लिखने वाले जो इतिहासकार हैं उन स्रोतों को इतिहास लिखने में इस्तेमाल करते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसका कि ज्ञान स्टूडेंट्स को होना जरूरी था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये प्रथम चैप्टर जो है अब समाप्त हो चला है और मुझे लगता है कि इस चैप्टर की सारी महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को बता दी गई है। अब इसका मैं एक और वीडियो में जारी करूंगा जिसमें कि क्वेश्चन आंसर होगा और उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन, ये सारे उसमें समाहित किए जाएंगे। तो ठीक है, आप इस वीडियो के माध्यम से और अपने पाठ्यपुस्तक के माध्यम से अपने इतिहास विषय का अध्ययन जारी रखिए। और ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।